15 मई 2021 को बिहार के भागलपुर जिले के रामगढ़ गांव में सुबह के लगभग 5 बजे रामू काका, जो शांति देवी के मछली फार्म में 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे थे, अपनी पुरानी छोटी नाव लेकर तालाब नंबर 3 की ओर बढ़े। हर सुबह का उनका यही काम था कि वो एरेटर मशीन की जांच करें और फिर पंप के पास लगी कचरा छानने वाली जाली को सफाई के लिए ऊपर खींचें। सब कुछ रोज की तरह ही चल रहा था, जब तक कि जाली पानी की सतह से ठीक ऊपर नहीं आ गई। रामू काका अचानक रुक गए। एक तेज बदबू, तीखी लेकिन मछली जैसी नहीं बल्कि मौत की सड़ांध जैसी, वह गाढ़ी गर्म गंध सीधे नाक में घुसकर मितली पैदा कर रही थी। इससे पहले कि वो संभल पाते, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने देखा कि जाली में उलझे हुए लंबे बालों का एक गुच्छा और बैंगनी रंग के फूलों वाला कपड़ा फंसा हुआ है। ये कपड़ा अक्सर गांव की उम्र दराज महिलाओं के नाइटी में देखा जाता था। हे भगवान, ये क्या अजीब चीज है, रामू काका हकलाए। उनके हाथ इतने कांप रहे थे कि नाव लगभग पलट ही गई थी। कुछ सेकंड खुद को संभालने के बाद उन्होंने जल्दी सी उस चीज को नाव के तले में फेंक दिया और कांपते हाथों से अपना फोन निकालकर गांव के सरपंच को फोन किया। उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। सूरज सिंह जी, लगता है शांति देवी के तालाब में कोई मर गया है। आप पुलिस को जल्दी यहां भेज दीजिए। जब गांव की पुलिस मौके का मुआयना कर रही थी, तभी एक सफेद रंग की पिकअप गाड़ी तेजी से आई और थाने के गेट के ठीक सामने आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक मोटी ताजी औरत, जिसके बाल करली थे और कपड़े भी ठीक से नहीं पहने थे, नीचे उतरी। वो शांति देवी थी, इस इलाके की सबसे बड़ी मछली व्यापारी। उसके ठीक पीछे उसका बेटा राजेश था, जो 30 साल से ऊपर का था। लेकिन उस समय वो एक डरे हुए बच्चे जैसा लग रहा था, जिसे डांट पड़ने का डर हो। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और वो लगातार अपने हाथ मसल रहा था। लेकिन ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों के लिए सबसे हैरानी की बात यह थी कि मां बेटे ने तालाब में मिले कपड़े के टुकड़े और बालों के गुच्छे का कोई जिक्र नहीं किया। वे रिपोर्ट लिखवाने के लिए अंदर घुसे, लेकिन एक बिल्कुल अलग मामले की। शांति देवी चिल्लाई, उसकी आवाज फट रही थी, साहब मुझे बचाइए, मेरी बहू प्रिया। वो 3 दिन से घर से लापता है। वो बच्चा न होने के दुख में परेशान थी। शायद कोई गलत कदम उठा लिया। उसके आंसू बहने लगे, जो बहुत असली लग रहे थे। पीछे खड़ा राजेश बस सिर झुकाए रहा। कभी कभी धीमी आवाज में एक वाक्य जोड़ देता, जी, मेरी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। मुझे नहीं पता वो कहां चली गईं। अजीब मोड़ यहीं से शुरू हुआ। शांति देवी ने ठीक उसी समय अपनी बहू के लापता होने की रिपोर्ट क्यों लिखवाई, जब तालाब में एक संदिग्ध अपराध के संकेत मिले थे, और उसने अपने ही तालाब के नीचे मिली चीजों का जिक्र क्यों नहीं किया, जबकि पूरा गांव इस बारे में कानाफूसी कर रहा था। मामले की फाइल तुरंत भागलपुर जिला पुलिस को भेज दी गई और यहीं पर एक विशेष व्यक्ति की एंट्री हुई, एसपी विक्रम सिंह। वो जिले के सबसे अनुभवी जांच अधिकारियों में से एक थे, जिनकी सेवानिवृत्ति में कुछ ही महीने बचे थे। विभाग में ये अफवाह थी कि वो सिर्फ एक नजर या एक लड़खड़ाते वाक्य से बता सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है। रिपोर्ट मिलने पर वो कुछ सेकंड चुपचाप बैठे रहे और फिर एक ऐसा वाक्य कहा जिससे पूरा मीटिंग रूम खामोश हो गया। असली दर्द हमेशा बिखरा हुआ होता है, जबकि दिखावे का दर्द हमेशा सलीके से पेश किया जाता है। उनकी आंखें चाकू की तरह तेज हो गईं। जिस दिन लाश के संकेत मिले, उसी दिन लापता होने की रिपोर्ट। अजीब है ना? फाइल तैयार करो, मैं खुद रामगढ़ जाऊंगा। किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। इस तरह एक साधारण लगने वाला गुमशुदगी का मामला एक गंभीर जांच में बदल गया, जिसकी कमान एक ऐसे अनुभवी अफसर के हाथ में थी जो झूठ की गंध से वाकिफ थे। मौके पर पहुंचने के तुरंत बाद एसपी विक्रम सिंह न तो शांति देवी से मिले और न ही उनके घर गए। उन्होंने बस एक नजर डाली और अपने मातहत से संक्षेप में कहा, जो सबसे जोर से रोता है अक्सर उसी के पास छिपाने के लिए सबसे ज्यादा होता है। इसके बजाय वो सीधे प्रिया की मां के घर गए,
जो वहां से लगभग 5 किलोमीटर दूर था। एक पुरानी झोपड़ी जो इतनी गरीब थी कि आंगन में सिर्फ एक प्लास्टिक की मेज और कुर्सियों का सेट था, जिसमें से एक कुर्सी की एक टांग टूटी हुई थी। मां कमला ने जैसे ही अपनी बेटी की तस्वीर देखी, वो दरवाजे पर ही गिर पड़ी, अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगी। हे भगवान! मुझे पता था कि वो उस घर में ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी। लोग सोचते थे कि मैंने अपनी बेटी की शादी अमीर घर में की है तो वो सुखी होगी। कैसा सुख! वो जब भी फोन करती थी, रोते रोते उसका गला भर जाता था। कमला और पुराने पड़ोसियों के बयानों से पीड़िता प्रिया की तस्वीर दिन के उजाले की तरह साफ हो गई। प्रिया एक सीधी साधी लड़की थी जो बचपन से मेहनती थी। उसने एक घर बसाने की उम्मीद से शादी की थी, लेकिन शांति देवी के घर में कदम रखने के दिन से ही उसे एक मशीन बना दिया गया था। हर दिन उसे ताने मारे जाते थे, निकम्मी, बोझ, जो औरत बच्चा नहीं दे सकती उसे फेंक देना चाहिए। अगर तू बच्चा नहीं पैदा कर सकती तो मैं राजेश के लिए दूसरी लड़की ले आऊंगी। वो इतनी बेइज्जती सहती थी कि उसने अपनी मां से अपना सारा दर्द छिपा लिया। उसे डर था कि उसकी मां चिंता करेगी, लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि एक बार उन्होंने शांति देवी को इतना डांटते हुए सुना था कि प्रिया आंगन में घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ा रही थी, मां जी अब और मत कहिए। मैं बहुत थक गई हूं। और ये कमला ही थी जिसने एक ऐसी जानकारी दी जिससे एसपी विक्रम सिंह को लगभग यकीन हो गया कि ये एक हत्या है। उसने कांपते हुए अलमारी खोली, प्रिया की जवानी की एक पुरानी तस्वीर निकाली और उसकी कलाई की ओर इशारा किया। साहब देखिए, ये जेड का कंगन मैंने उसे शादी से पहले दिया था। उसने कहा था कि ये उसके शरीर से कभी अलग नहीं होगा, चाहे वो मर भी जाए। अगर वो घर छोड़कर जाती तो इसे अपने साथ ले जाती। अगर वो बिना इस कंगन के गायब हुई है। वो आगे नहीं बोल सकी, लेकिन एसपी विक्रम सिंह समझ गए थे। तुरंत एक ठंडा आदेश जारी किया गया, शांति देवी के घर वापस जाओ, पीड़िता के सारे सामान की तलाशी लो, मुझे वो कंगन ढूंढ कर दो। आधे घंटे बाद टीम ने रिपोर्ट दी कि प्रिया और राजेश की अलमारी में कोई जेड का कंगन नहीं है। एसपी विक्रम सिंह ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उनकी आवाज हवा को प्राटती हुई तलवार जैसी थी। तो ये साफ है, वो लापता नहीं हुई है, बल्कि उसकी जान ली गई है। उसी पल मामला आधिकारिक तौर पर गुमशुदगी से हत्या के संदेह में बदल गया। पूरी जांच टीम तुरंत अलर्ट हो गई। अब वे किसी इंसान को नहीं बल्कि एक लाश को ढूंढ रहे थे। उसी दोपहर एसपी विक्रम सिंह ने शांति देवी और राजेश को तत्काल जिला पुलिस मुख्यालय में तलब करने का आदेश दिया, लेकिन मां बेटे को एक साथ ले जाने के बजाय उन्होंने उन्हें अलग अलग कमरों में रखने का आदेश दिया ताकि वे एक दूसरे से संपर्क न कर सकें। ये गठबंधन को तोड़ने की एक क्लासिक रणनीति थी। कमरे में घुसते ही शांति देवी न तो रोई और न ही चिल्लाई। इसके विपरीत वो बहुत सीधी बैठी, दोनों हाथ अपनी गोद में रखे और इतनी स्पष्टता से बोली जैसे उसने 100 बार अभ्यास किया हो। मैंने कहा था कि वो घर छोड़कर चली गई है, मैंने कुछ नहीं किया है। आप लोग जांच कर रहे हैं तो ठीक से करें, अच्छे लोगों पर झूठा आरोप न लगाएं। यहां तक कि जब अधिकारी ने तालाब के नीचे मिले कपड़े के टुकड़े का जिक्र किया तो उसने लापरवाही से जवाब दिया, यहां कितने लोग आते जाते हैं, किसी का भी कपड़े का टुकड़ा हो सकता है। एक फटे हुए चीथड़े को लेकर इतना बड़ा मुद्दा मत बनाइए। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, आवाज में कोई कंपन नहीं था। ये एक दुखी सास की प्रतिक्रिया नहीं थी, ये एक चालाक लोमड़ी की थी जिसने अपने संवाद पहले से तैयार कर रखे थे। अपनी मां के विपरीत राजेश कमरे में घबराया हुआ घुसा। उसकी आंखें हमेशा जमीन पर टिकी थीं। उसे बैठने के लिए कहा गया, लेकिन वो कुर्सी के किनारे पर ही बैठा। उसकी पीठ कुर्सी से टिकने की हिम्मत नहीं कर रही थी। एसपी विक्रम सिंह ने उससे अपराध के बारे में पूछताछ नहीं की। उन्होंने तालाब का जिक्र नहीं किया, कपड़े के टुकड़े का जिक्र नहीं किया। इसके बजाय उनकी आवाज धीमी और अजीब तरह से गर्म हो गई। मैंने तुम्हारी और प्रिया की शादी की तस्वीर देखी है। उस दिन तुम बहुत खूबसूरत मुस्कुरा रहे थे। राजेश चौंक गया और कोई जवाब नहीं दिया। मुझे विश्वास नहीं होता कि जो आदमी अपनी पत्नी का हाथ अपने पूर्वजों के सामने थाम चुका हो,
वो इतनी आसानी से कह सकता है कि मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजेश अपने होंठ काटने लगा। उसके माथे पर पसीना आने लगा। अगर वो सिर्फ घर छोड़कर गई है तो उसका कंगन, जिसे वो कभी नहीं उतारती थी, उसकी कलाई पर न होकर कहीं और क्यों है? राजेश की सांसें तेज होने लगीं। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच लीं कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। इस समय एसपी विक्रम सिंह उठे, बिना डांटे, बिना धमकाए। उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा जिसने पूरे पूछताछ कक्ष को ठंडा कर दिया। तुम्हारी मां एक ही है, तुम्हारी पत्नी भी एक ही है। कानून मजबूर इंसान पर रहम कर सकता है, लेकिन आखिर तक चुप रहने वाले को माफ नहीं करेगा। उन्होंने सीधे राजेश की आंखों में देखा। तुम हत्यारे नहीं हो, अगर तुम्हें अब भी याद है कि तुम प्रिया के पति हो, लेकिन अगर तुम अपनी मां के कहने पर चुप रहते हो तो इस पल से तुम आधिकारिक तौर पर अपराधी हो। राजेश मेज पर गिर पड़ा। उसके कंधे बुरी तरह कांप रहे थे। हवा में सन्नाटा था और ये वो क्षण था जब मनोवैज्ञानिक दीवार में पहली दरार पड़ी। अपराधी ने अपना चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। बस आखिरी बूंद का इंतजार था। जिस समय पूछताछ टीम राजेश के मनोविज्ञान को घेर रही थी, एसपी विक्रम सिंह की एक और टीम को मछली फार्म पर वापस जाने का आदेश दिया गया। एकमात्र निर्देश था कि किसी को भी न छोड़ा जाए। जिसने भी वहां काम किया था, चाहे वो सिर्फ खाना परोसता हो या गेट की रखवाली करता हो, सबसे बयान लेना था। और फिर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना हुई। लगभग 20 लोग, नए काम पर लगे युवकों से लेकर उम्र दराज चाचाओं तक, सभी ने एक जैसा बयान दिया, शब्दशः जैसे उन्हें पूछताछ कक्ष में आने से पहले पाठ पढ़ाया गया हो। प्रिया जी बच्चा न होने के दुख में राजेश भैया से झगड़ा करती थीं और फिर घर छोड़कर चली गईं। हमने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। सच कह रहे हैं साहब। कोई भी पूछेगा तो हम यही कहेंगे। आवाजें अलग थीं, चेहरे अलग थे, लेकिन शब्द 100% एक जैसे थे। कुछ लोगों ने तो वाक्यों का क्रम भी गड़बड़ कर दिया, जैसे वे रटा रटाया पाठ बोलते हुए अटक रहे हों। यह स्पष्ट संकेत था कि उन पर बयान देने के लिए दबाव डाला गया था। लेकिन इस भावहीन बयानों के समुद्र में एक व्यक्ति था जो बाकियों जैसा नहीं था। रामू काका, जिसने सबसे पहले तालाब के नीचे कपड़े का टुकड़ा देखा था, सबसे दूर बैठा था। अपने दोनों हाथों को आपस में मरोड़ रहा था। उसने कोई गलत शब्द नहीं कहा, लेकिन जांच अधिकारी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एसपी विक्रम सिंह ने तुरंत उसे एक अलग कमरे में ले लिया, जहां सिर्फ 2 लोग थे। चेहरे पर कोई तेज रोशनी नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, बस हवा की तरह एक हल्का सा सवाल, रामू काका, क्या आपकी कोई बेटी है? रामू काका ने सिर उठाया। पहली बार उनकी आंखें लाल थीं। जी, एक है। अगर किसी दिन उसके साथ कोई प्रिया जैसा व्यवहार करे तो क्या आप सह पाएंगे? उस पल रामू काका को लगा जैसे किसी ने उनके दिल पर सीधा मुक्का मारा हो। वो रो पड़े। दोनों हाथ मेज पर पटक दिए। उस रात मैंने देखा, मैंने मालकिन और राजेश भैया को तालाब नंबर 3 की ओर खींचते हुए देखा। मैंने एक बड़े छपाक की आवाज सुनी और फिर सब शांत हो गया। मुझे पता है, मुझे बोलना चाहिए था। वो आगे नहीं बोल सके, लेकिन जो कहना जरूरी था वो कह दिया गया था। निर्णायक सुराग मिल गया था। अब ये गुमशुदगी नहीं थी, न ही कोई अफवाह थी। अब एक गवाह था जिसने शांति देवी और राजेश को घटना की रात तालाब नंबर 3 पर देखा था। गवाह का बयान मिलने के बाद एसपी विक्रम सिंह तुरंत वैज्ञानिक और फोरेंसिक सबूतों के साथ इनकार के दरवाजे बंद करने के चरण में चले गए। वो अच्छी तरह जानते थे कि इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन घटनास्थल नहीं। उसी रात जिले की एक फोरेंसिक टीम को तालाब नंबर 3 पर भेजा गया। अब पुराने जमाने की तरह गोता लगाकर खोजने का तरीका नहीं था, बल्कि वे अपने साथ एक हैंड हेल्ड सोनार डिवाइस लाए थे, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर गहरी नदियों के तल में वस्तुओं को खोजने के लिए किया जाता है। एक युवा अधिकारी ने नाव पर खड़े होकर सावधानी से डिवाइस को नीचे उतारा। काली स्क्रीन पर लहरदार रेखाएं दिखाई दीं। अचानक तालाब के एक कोने में एक असामान्य आकृति दिखाई दी, जिसका आकार लगभग एक मानव शरीर के बराबर था।
लेकिन उसका आकार अप्राकृतिक था, न तो पत्थर जैसा न ही लकड़ी के लट्ठे जैसा। मिल गया। कीचड़ के नीचे एक अजीब वस्तु है, अधिकारी ने जोर से कहा। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब जानते थे कि अगर वहां कुछ है तो वो मछली नहीं है। एक दूसरी टीम ने पंप के पास, तालाब के बीच में और उस अजीब वस्तु वाले क्षेत्र से 3 जगहों से पानी के नमूने लिए। जांच के परिणाम कुछ ही घंटों में वापस आ गए और सभी को चौंका दिया। अमोनिया का स्तर बगल के तालाब से 4 गुना ज्यादा था। उच्च श्रेणी के जानवरों के प्रोटीन से विघटित होने वाले कार्बनिक यौगिकों की मात्रा उस स्तर पर थी जो केवल मानव या बड़े जानवर के शव के पानी में विघटित होने पर दिखाई देती है। विशेष रूप से ये कैटफिश के विघटन के सूचकांक से मेल नहीं खाता था, क्योंकि पानी में मरी हुई मछली की गंध बहुत अलग होती है। एक फॉरेंसिक अधिकारी ने धीरे से कहा, मछली इस तरह का विघटन नहीं छोड़ती, ये एक मानव शव है। पानी ने गवाही दे दी थी। शुरू में मिला फूलों वाला कपड़े का टुकड़ा रासायनिक उपचार के बाद प्रिया के उस नाइटी से मिलाया गया, जिसके बारे में शांति देवी ने कहा था कि प्रिया उसे छोड़कर चली गई थी। परिणाम सामग्री और पैटर्न के मामले में 100% मेल खाते थे। एक एक धागा सही था, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था। ये सबूत झूठ के ताबूत में आखिरी कील की तरह था। सारे टुकड़े एक ही सच्चाई से जुड़ गए थे। एक गवाह था जिसने आधी रात को छपाक की आवाज सुनी थी। तालाब नंबर 3 में कीचड़ के नीचे एक बड़ी वस्तु थी। पानी में मानव शरीर के विघटन के संकेत थे और कपड़े का टुकड़ा लापता व्यक्ति के नाइटी से मेल खाता था। एसपी विक्रम सिंह कुछ सेकंड चुप रहे और फिर आदेश दिया, तालाब नंबर 3 का सारा पानी निकालने की योजना बनाओ, आज रात ही। इस क्षण से हम अब किसी लापता इंसान को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम पानी के नीचे एक कब्र खोदने की तैयारी कर रहे हैं। 18 मई की सुबह पूरा रामगढ़ इलाका मुर्गे की बांग से नहीं, बल्कि 2 बड़े क्षमता वाले पंपों की गगनभेदी गर्जना से जागा। गांव वाले तालाब नंबर 3 के किनारे जमा हो गए। किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन हर कोई समझ गया था कि आज सच्चाई सामने आने का दिन है। सामान्य मछली तालाबों के विपरीत तालाब नंबर 3 काफी गहरा और चौड़ा था और इसमें केवल कैटफिश पाली जाती थी, जो एक मजबूत प्रजाति है और गंदे पानी में भी जीवित रहती है। इसलिए पानी को पूरी तरह से निकालने के लिए बल को अतिरिक्त पाइपलाइन सिस्टम लगाना पड़ा। पानी की धारा को मुख्य सड़क के बाहर एक बड़ी नहर में मोड़ने के लिए सुबह लगभग 5 बजे, जब आसमान अभी भी धुंधला था, पानी का स्तर कम होने लगा। हजारों विशाल कैटफिश मछलियां तेज बहाव में खिंच गईं। वे इतनी जोर से छटपटा रही थीं कि पानी की सतह काली पड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे राक्षसों का एक झुंड आपस में लड़ रहा हो। कमजोर दिल वाले दर्शकों को अपना मुंह फेरना पड़ा। कुछ लोग कांपते हुए बोले, हे मां, अगर कैटफिश ने इंसान का बचा खुचा खाया हो तो वो शैतान की तरह उसकी रक्षा करती है। लगभग 7 बजे तक पानी केवल घुटनों तक रह गया। काला चिपचिपा कीचड़ धुंधली धूप में दिखाई देने लगा, जिससे एक खट्टी तीखी गंध आ रही थी, जैसे पूरा तालाब मौत की सांसें छोड़ रहा हो। पुलिस के जवान रबर के ऊंचे जूते पहनकर कीचड़ के हर मीटर को छान रहे थे। माहौल एकदम शांत था, केवल हवा की, पैरों के नीचे कीचड़ धंसने की और कैटफिश की कमजोर हांफने की आवाजें थीं। फिर एक सिपाही की आवाज आई, उसका गला रुंध गया था। यहां कुछ है, बहुत सख्त है। कई अन्य लोग तुरंत पास आए। कीचड़ से ढकी एक भूरे रंग की वस्तु, जिसका आकार एक बोरे जैसा था, जो एक बड़े कंक्रीट के ब्लॉक से कसकर बंधा हुआ था। उसे गाढ़े कीचड़ से बाहर निकालने में लगभग 15 मिनट लगे। जब वस्तु को किनारे पर लाया गया तो किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। बोरे की परत को काटने के लिए एक विशेष चाकू का इस्तेमाल किया गया। उस समय जो गंध निकली, उसे कोई शब्द बयां नहीं कर सकता। ये जानवरों की बदबू जैसी नहीं थी, न ही नाले की, बल्कि एक ऐसी गंध थी जिससे लोग दूर भागना चाहते थे, लेकिन उनके पैर नहीं उठ रहे थे। एक सिपाही को 2 परत मास्क पहनने पड़े, फिर भी वो एक तरफ उल्टी कर रहा था। बोरे की परत पूरी तरह से फट गई और
ये एक साबुत शव नहीं था। जो कुछ बचा था वो केवल एक मानव शरीर का एक हिस्सा था, जो काई और काले कीचड़ के साथ बुरी तरह से सड़ चुका था। कई गवाहों को मुंह फेरना पड़ा। एक बूढ़ी औरत ने अपनी छाती पकड़ ली और वहीं बैठकर रोने लगी। हे भगवान, बेचारी बच्ची। मेरी बेटी भी उसी की उम्र की है, लेकिन इस भयानक दृश्य के बीच एक ऐसी चीज थी जो एक चाकू की तरह हर किसी के दिल में चुभ गई। शव की कलाई पर एक हरे रंग का जेड का कंगन अभी भी वहीं था। न तो सड़ा था, न टूटा था, न ही किसी मछली ने उसे खाया था। वो वहां ठंडा चुपचाप पड़ा था, लेकिन जीवित लोगों के हजारों शब्दों से ज्यादा कह रहा था। एक फोरेंसिक अधिकारी ने धीरे से कहा, जैसे वो आत्मा को परेशान करने से डर रहा हो। इसमें कोई शक नहीं, ये प्रिया है। सुबह की हवा में, कीचड़ भरे तालाब के किनारे और हर सांस में बसी मौत की गंध के बीच पूरे गांव का गुस्सा भड़कने लगा। पानी निकल चुका था, शव मिल चुका था और हत्यारे के पास अब इनकार करने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जब तालाब के नीचे से बोरा खोला गया और हरे रंग का जेट का कंगन सामने आया, तो एसपी विक्रम सिंह ने अपने मातहत से सिर्फ एक संक्षिप्त वाक्य कहा, उसे घटनास्थल पर बुलाओ। लगभग 30 मिनट बाद शांति देवी की सफेद पिकअप गाड़ी दिखाई दी। वो नीचे उतरी, घबराई हुई या टूटी हुई नहीं, जैसा कि लोग सोच रहे थे, बल्कि एक ऐसी शांत चाल से जो डरावनी थी। किसी ने कुछ नहीं कहा। गांव वाले दूर से देख रहे थे। कई लोग चिल्लाने लगे, ये देखो देखो, अब भी इनकार करोगी? हे भगवान, तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? पुलिस ने व्यवस्था बनाए रखी और भीड़ को पास नहीं आने दिया। लेकिन जैसे ही शांति देवी ने शव की कलाई पर जेड का कंगन देखा, उसकी नजरें ठीक 1 सेकंड के लिए ठहर गईं। सिर्फ 1 सेकंड, लेकिन कोई भी संवेदनशील व्यक्ति समझ सकता था कि यह दर्द नहीं, बल्कि स्वीकृति थी। और फिर वो हंस पड़ी, उत्तेजना में नहीं, घबराहट में नहीं, बल्कि एक क्रूर हंसी जो मौत की गंध से भरी हवा में गूंज उठी। तो तुम लोगों ने उसे ढूंढ ही लिया? किसी को उम्मीद नहीं थी कि कबूलनामा इतनी जल्दी आएगा। एक अधिकारी ने प्रक्रिया के अनुसार फिर से पूछा, शांति देवी, क्या आप पुष्टि करती हैं कि बोरे में मौजूद व्यक्ति आपकी बहू प्रिया है? उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आवाज इतनी चिकनी थी जैसे वो किसी के मुर्गी चुराने की कहानी सुना रही हो, हत्या की नहीं। हाँ, ये वही है। जो औरत बच्चा नहीं दे सकती, उसे जीने का क्या हक है? वो मेरे घर में बोझ बनी हुई थी। मेरी आंखों में चुभती थी। एक भी आंसू नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई छिपाव नहीं। जांचकर्ता हर वाक्य लिख रहे थे, लेकिन शांति देवी रुकी नहीं। उसने स्वेच्छा से आगे बताया, जैसे उसे इस पर गर्व हो। मैंने उसे नींद की गोलियां दी। फिर मैंने और राजेश ने उसे तालाब तक पहुंचाया। मैंने इतनी सारी मछलियां पाली हैं ताकि वे मेरे लिए थोड़ा कचरा साफ कर दें, और तुम लोगों ने इसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। पास खड़े कुछ गांव वाले फूट फूट कर रो रहे थे। कुछ लोग सीधे उसके मुंह पर गालियां दे रहे थे। शैतान, तुम इंसान नहीं हो। लेकिन वो शांत रही। मैंने ये सब अपने बेटे के भविष्य के लिए किया। मुझे इस खानदान की इज्जत बचानी थी। एसपी विक्रम सिंह पास आए, सीधे उसकी आंखों में देखा। तुम्हारी इज्जत तालाब के कीचड़ में है। उसने जवाब नहीं दिया, बस हंस दी। एक ऐसी मुस्कान जिसे कोई अपनी जिंदगी में दूसरी बार नहीं देखना चाहेगा। इस तरह मामले का इनकार वाला हिस्सा आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। हत्यारे ने न केवल अपना चेहरा दिखाया, बल्कि उसने खुद जेड के कंगन को पानी से बाहर निकाला और उसे कानून के सामने सबूत के तौर पर लटका दिया। लोग सोचते हैं कि हत्यारा अपने अपराध का सामना करते हुए कांपेगा, लेकिन नहीं, कुछ लोग कभी पछताना नहीं जानते। और न्याय को कभी कभी उतना ही ठंडा होना पड़ता है जितना कि किया गया अपराध। अगर शांति देवी के कबूलनामे ने लोगों को उसकी संवेदनहीनता से कंपा दिया, तो राजेश के बयान ने हर सुनने वाले को कड़वाहट से भरी एक लंबी सांस लेने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी थी जो शैतान नहीं था, लेकिन अब इंसान भी नहीं रहा था।
राजेश ने सिर झुकाए हुए बताया। उसकी आवाज रुक रुक कर आ रही थी, जैसे हर शब्द उसके गले को खरवुच रहा हो। उस रात लगभग 11 बजे प्रिया सो रही थी जब मेरी माँ कमरे में आई। मुझे लगा कि वो बात करने आई है, लेकिन उन्होंने मुझे प्रिया के हाथ कसकर पकड़ने के लिए कहा। राजेश ने यह कहते हुए अपने दोनों हाथों को कसकर भींच लिया, कांपने से रोकने की कोशिश करते हुए। मैंने पूछा कि वो क्या कर रही हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरे हाथ में एक दवा की शीशी थमा दी और कहा, इसे पूरा पिला दो। मैं हिम्मत नहीं कर सका। मैंने कहा, मां, ऐसा मत करो। लेकिन शांति देवी आसानी से मानने वाली नहीं थी। राजेश के अनुसार वो बिस्तर के सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज चाकू की तरह ठंडी थी। या तो वो मरेगी या तुम दोनों मरोगे, तुम चुनो। राजेश थोड़ी देर चुप रहा और फिर सिसकते हुए बोला, मैं बहुत डर गया था। मैं घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाया, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने दवा की शीशी छीन ली और खुद प्रिया के मुंह में डाल दी। प्रिया छटपटाई, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। शायद वो पूरी तरह से जागी नहीं थी। यहां आकर बयान लेने वाला कमरा एकदम शांत हो गया। कोई पूछताछ नहीं, कोई दबाव नहीं। बस एक आदमी दूसरों के सामने खुद को चीर रहा था। जब वो प्रिया को घर के पीछे ले जा रही थीं, तो मैं पत्थर की तरह खड़ा रह गया। मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने मुड़कर मुझे देखा। उनकी आंखें ऐसी घूर रही थीं जैसे वे मुझे कच्चा चबा जाएंगी। मैं इतना डर गया कि मैं उनके पीछे चला गया। मां बेटे ने शव को तालाब नंबर 3 के किनारे तक पहुंचाया। रात इतनी शांत थी कि केवल मेढकों की आवाज सुनाई दे रही थी। राजेश की आवाज भर्रा गई। मुझे याद नहीं कि मैंने क्या किया। मेरी मां ने बोरा बांधा। मैंने उस बोरे को पानी में धकेल दिया। एक छपाक की आवाज आई। वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उसने अपना सिल मेज पर पटक दिया। उसके कंधे बुरी तरह कांप रहे थे और फिर वो रो पड़ा। अपनी पत्नी के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर के उस इंसान के लिए जो उस रात मर गया था। मैं पति नहीं, एक कायर हूं। मैं एक मछली से भी बदतर हूं। अगर उस रात मैंने अपनी पत्नी को लेकर भागने की हिम्मत की होती तो ये नौबत नहीं आती। उस पल कमरे में किसी की भी उसे डांटने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सच्चाई ये है कि इस तरह के मामलों में अपराधी केवल वो नहीं होता जो हाथ चलाता है, बल्कि वे भी होते हैं जो चुप रहते हैं। और कभी कभी ये चुप्पी चाकू के वार से भी ज्यादा तेजी से मारती है। मामले की सुनवाई नवंबर 2021 के अंत में हुई। भीड़ इतनी थी कि लोगों को लाउडस्पीकर के माध्यम से सुनवाई सुनने के लिए आंगन में अतिरिक्त टेंट लगाना पड़ा। सुबह से ही सैकड़ों लोग जमा हो गए। जिज्ञासा के कारण नहीं, बल्कि हर कोई उस महिला के लिए सजा सुनना चाहता था जो मां के नाम पर कलंक थी और जिसने शैतान की तरह व्यवहार किया था। शांति देवी को पीले रंग के कैदियों के कपड़ों में अदालत कक्ष में लाया गया। उसके हाथों में हथकड़ियां थीं, लेकिन उसका सिर अभी भी ऊंचा था। वो सैकड़ों लोगों की घृणा भरी नजरों से बच नहीं रही थी। वो न तो रोई, न माफी मांगी, न ही दया की भीख मांगी। इसके विपरीत जब जज ने पूछा कि फैसला सुनाने से पहले वो कुछ कहना चाहती है, तो उसने बस कंधे उचकाए। मैंने जो किया, अपने परिवार की इज्जत के लिए किया। पूरा अदालत कक्ष गुस्से से भर गया। कई लोग उठकर सीधे चिल्लाए, ऐसी इज्जत को तो तालाब में फेंक देना चाहिए। तुम इंसानियत को जन्म नहीं दे सकी, तो किसी और के बच्चे पैदा करने पर क्या बोलोगी? अदालत ने हथौड़ा मारकर शांति बनाए रखने का आदेश दिया और फिर भारतीय कानून के तहत विशेष रूप से गंभीर अपराध के लिए उच्चतम सजा की घोषणा की। अभियुक्त शांति देवी को मौत की सजा, सह अपराधी मदद करने, छिपाने और सबूत मिटाने की भूमिका के लिए अभियुक्त राजेश को आजीवन कारावास। ये सुनकर राजेश एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोते हुए कुर्सी पर गिर पड़ा, लेकिन शांति देवी पत्थर की तरह शांत बैठी रही, बिना किसी पछतावे के। सुनवाई समाप्त हो गई, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। लोग भारी मन से चले गए। एक बूढ़ी दादी लाठी के सहारे चलते हुए बड़बड़ा रही थी।
जब तक लोग महिलाओं पर हर कीमत पर बच्चा पैदा करने का दबाव डालते रहेंगे, तब तक निर्दोष मरते रहेंगे। हाँ, मछली तालाब का मामला सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी की घंटी थी, उस पूर्वाग्रह के बारे में कि हर कीमत पर बच्चा पैदा करना ही है। जैसे कि एक महिला का मूल्य केवल उसकी प्रजनन क्षमता में निहित हो, उस तथाकथित खानदानी इज्जत के बारे में, जो वास्तव में केवल एक जहरीला दिखावा है, जो खून और आंसू की त्रासदियों को जन्म देता है। उन कमजोर पुरुषों के बारे में जो अपनी मां के डर से चुप रहना चुनते हैं और भूल जाते हैं कि वे भी पति हैं, जिन्हें अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए थी। एक फैसला सुनाया जा चुका है, लेकिन पिछड़ी सोच अभी भी हमारे आसपास कहीं न कहीं मौजूद है। अगर आप भी इस कहानी से नाराज महसूस करते हैं, तो नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। आपके अनुसार इस मामले में सबसे बड़ा अपराध क्या था? हत्या करना या एक महिला के इंसान होने के अधिकार को मारना? और अगर आप इस तरह की सच्चाई को उजागर करने की यात्रा में साथ बने रहना चाहते हैं, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे और भी कई कहानियां हैं जो हमें विवेक शब्द पर फिर से सोचने पर मजबूर कर देंगी। मिलते हैं अगले मामले में। आप सब ये कहां से देख रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें जरूर बताएं। हमें आपके विचार पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प या प्रेरणादायक कहानी है, तो उसे कमेंट्स में हम सबके साथ जरूर साझा करें। हमें आपकी कहानियां पढ़ने का इंतजार रहेगा।